Hi guys, a very good evening to all of you. Welcome back to Venus Law Classes. So guys, आज हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था इंजंक्शंस के बारे में. वीडियो नंबर 1 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए, टाइप्स ऑफ इंजंक्शंस को समझा ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर एंड द ड्यूरेशन ऑफ द सेम. फिर हमने सीपीसी के कुछ प्रोविजंस को कवर करा जो गवर्न करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शंस को. और मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन ये आपको एसआरए में मिलती है, सेक्शन नंबर 37 ऑफ एसआरए. फिर हमने वीडियो नंबर 2 में समझा कि व्हाट आर द न्यू फॉर्म्स ऑफ इंजंक्शंस जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन मैटर्स को डील करने के लिए होते हैं, जैसे एंटन पिलर ऑर्डर, जॉन डॉय ऑर्डर, डायनेमिक इंजंक्शंस, किया टिमिट एक्शन जो न्यूसेंस के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है. फिर अब हम वीडियो नंबर 3 पर आ गए हैं और हम इंजंक्शंस के लॉ को डिस्कस करने वाले हैं बाय कंसीडरिंग द प्रोविजंस गिवन अंडर एसआरए, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963. तो क्योंकि हमने अभी परमानेंट इंजंक्शंस पे डिस्कशन नहीं किया, परपेचुअल इंजंक्शंस भी जिसको हम कहते हैं, तो उसके प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. तो गाइस इसके साथ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 37 क्लॉज 1 ऑफ एसआरए इट डिफाइंस द टेम्परेरी इंजंक्शन. 37(2) ऑफ एसआरए इट डिफाइंस परपेचुअल इंजंक्शन. एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है. So it says a perpetual injunction can only be granted by the decree. तो जब हमने टेम्परेरी इंजंक्शन और परपेचुअल इंजंक्शन का डिफरेंस किया था तो मैंने आपको बताया था कि परपेचुअल इंजंक्शंस के केसेस में क्या आता है, डिक्री आती है. मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस इन द सूट एट द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल. मेरिट्स को कंसिडर करने के बाद एक डिक्री आती है किसकी, परपेचुअल इंजंक्शन की. वेयर बाय द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली इंजॉइंड, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ही विल बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एजर्टिंग अ पर्टिकुलर राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच इज कॉन्ट्ररी टू द राइट्स ऑफ प्लेंटिफ. तो अगर वो ऐसा एक्ट कर रहा है विच इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ, तो हम उसको परपेचुअली क्या करते हैं, इसकी हेल्प से एंजॉइन करते हैं. नाउ under what facts and circumstances perpetual injunction can be granted. सीपीसी में टेम्परेरी इंजंक्शंस के केसेस में ऑर्डर नंबर 39 रूल नंबर 1 एंड 2 में हमने समझा था कि टेम्परेरी इंजंक्शन को आप कब ग्रांट कर सकते हो. सिमिलरली हमें देखना होगा कि परपेचुअल इंजंक्शन को कब ग्रांट किया जा सकता है. परपेचुअल इंजंक्शन में बी ग्रांटेड टू द प्लेंटिफ टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन नंबर 2A एसआरए में. इट मीन्स अ लीगल ड्यूटी एनफोर्सेबल at law existing in his favor whether expressly or by implication. Expressly, specifically in words, impliedly from the facts and circumstances आप conclude करते हो कि whether there exists a duty or not. तो परपेचुअल इंजंक्शन हम प्लेंटिफ के फेवर में दे सकते हैं टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन. अब गाइस इसका 2 ना बहुत रेलेवेंट है. ये जो सेक्शन नंबर का सब क्लॉज 2 इज वेरी रेलेवेंट. अगर आपने एसआरए पढ़ा है तो चैप्टर नंबर 2 एसआरए का ये डील करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां आपको बताया जाता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब कब कराई जा सकती है और कब आप इसको नहीं करा सकते हो. बट हमारे लिए रेलेवेंट है कि आप कब नहीं करा सकते हो. तो यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई ऑब्लिगेशन अराइज होती है किसी कॉन्ट्रैक्ट से तो कोर्ट शैल बी गाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 2. मतलब कि अगर लॉ प्रोहिबिट करता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती तो उसी चीज को करने के लिए इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं किया जा सकता. जैसे सपोज करो कि एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड दैट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल ऑफ अ पर्सन. जैसे टीचिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या आप किसी को कंपेल कर सकते हो कि आप पढ़ाओ ही पढ़ाओ? आंसर इज नो. सिमिलरली क्या आप इंजंक्शन, मैंडेटरी इंजंक्शन ग्रांट कर सकते हो कि यू हैव टू टीच? आंसर इज नो. अब यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड, when the defendant invades or threaten to invade the plaintiff right to or enjoyment to the property,
तो कोर्ट में ग्रांट परपेचुअल इंजंक्शन। फिर कोर्ट ने बताया कि किस केस में हम परपेचुअल इंजंक्शन को ग्रांट कर सकते हैं। जहां पर डिफेंडेंट ट्रस्टी होता है प्लेंटिफ का, जहां पर स्टैंडर्ड नहीं होता टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज, या फिर compensation in money it would be inadequate, या फिर to it is necessary to prevent multiplicity of proceedings। ये केस आया था 2019 में। यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन का लॉ बताया था इन्होंने 38 में। अब यहाँ पे क्या था, प्लेंटिफ कह रहा था कि मेरे पोजेशन को क्या किया जा रहा है, डिस्टर्ब किया जा रहा है, इसलिए मुझे क्या चाहिए, परपेचुअल इंजंक्शन चाहिए अगेंस्ट द डिफेंडेंट। अब गाइस यहाँ पे क्या होता है कि प्लेंटिफ अपने पोजेशन को, लॉफुल पोजेशन को इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कोर्ट कहती है कि इट इज अ प्री रिक्विजिट, पहले आप पोजेशन तो दिखाओ हमें, फिर अगर ये नहीं दिखा सकते हो आप पोजेशन, तो यहाँ पे परपेचुअल इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं हो सकता है। दिस वाज हेड इन द केस। फिर गाइस मैंने आपको बताया था रूल नंबर 2A ऑफ ऑर्डर नंबर 39 CPC, ये आपको बताता था क्या, कि अगर आप डिसओबे करते हो इंजंक्शन को, टेम्परेरी इंजंक्शन को, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। सिमिलरली अगर आप परपेचुअल इंजंक्शन को डिसओबे कर दो, फिर भी तो कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा, कहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जाना पड़ता है नॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के ऑर्डर में, ऑर्डर नंबर 21 रूल नंबर 32, जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंजंक्शन को साथ में डील करता है, और आपको बताता है कि अगर आपने परपेचुअल इंजंक्शन की रेमेडी को, परपेचुअल इंजंक्शन के ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया, तो सिविल प्रिजन हो सकती है और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। और अगर 6 मंथ्स तक भी जजमेंट डेटर ने इंजंक्शन का ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, ओबे नहीं किया, तो प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट भी किया जा सकता है। नाउ आगे आप ये प्लीज अपने आप से पढ़ लेना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना इस पे टाइम लगाएं, लेकिन दिस इलस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैंडेटरी इंजंक्शन। सो गाइस क्या होता है इंजंक्शन में, इलस्ट्रेशन में, अ पर्सन ऑफ लिटिल सब्सटेंस erects a building which renders uninhabitable a family mansion belonging to B। इन्हें एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी है बिल्डिंग की, जैसे सपोज उसने स्लाउटर हाउस कर दी है, अब वहां से बहुत ही ज्यादा बदबू एक्सेट्रा आती रहती है। सो इसीलिए क्या होता है कि जो बी का मेंशन है उसके पास, वहां पे रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो क्या बी कोर्ट में जा सकता है ऑर्डर लेने के लिए कि इस बिल्डिंग को रिमूव किया जाए और डिमोलिश किया जाए? आंसर इज यस। फिर ये जो रिमूवल ऑफ बिल्डिंग, ये जो ऑर्डर है, ये कैसा इंजंक्शन है? इट विल बी अ मैंडेटरी इंजंक्शन, बिकॉज यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव कमांड दी है कि आप इसको क्या करो, रिमूव करो। आगे चलते हैं गाइस, मैंडेटरी इंजंक्शन सेक्शन नंबर 39, इसमें इसको डिफाइन किया है, देखते हैं कि क्या होता है। व्हेन टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन इट इज नेसेसरी टू कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, वी कंपेल द परफॉर्मेंस ऑफ सर्टेन एक्ट्स। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्शन कमांड किया जा रहा है। So the court may in its discretion grant an injunction to prevent the breach complained of and to compel the performance of the requisite act। कि आप प्रोहिबिट करोगे कि काम को कंटिन्यू नहीं किया जाए, और to restore the things to the former condition, आप चाहोगे कि एक मैंडेटरी इंजंक्शन भी मिल जाए। अगर आपको वीडियो नंबर 1 का एग्जाम्पल याद होगा, टू क्लीन द गार्बेज, तो टू रिस्टोर द थिंग्स टू द फॉर्मर कंडीशन, बिल्कुल साफ सफाई हो जाए पहले की तरह। इलस्ट्रेशंस गाइस, ये भी अच्छे इलस्ट्रेशंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको, ये तो बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है, आपको पूरा लॉ क्लियर कर देगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नाउ। Damages in lieu of or in addition to injunction। So guys suppose करो एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच होता है। तो अब आपको देखना है कि वहां पे बार नहीं होना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो क्या आप डैमेजेस के साथ साथ इंजंक्शन ले सकते हो?
आंसर इज यस। तो या सपोज करो कि कोई लीगल इंजरी हुई, आप उसके लिए डैमेजेस भी चाहते हो, इंजंक्शन भी चाहते हो, क्या हम कह सकते हैं दोनों साथ में मिल सकती हैं? सो आंसर इज यस, बार नहीं है कोई। बट अगर सपोज करो कि पहले आपने इंजंक्शन का सूट फाइल किया लेकिन आपका इंजंक्शन का सूट फेल कर गया, तो प्लेंटिफ शेल बार हिज राइट टू स्यू फॉर डैमेजेस ऑल्सो। अब आप डैमेजेस का आप सोचोगे ओ इंजंक्शन तो मिला नहीं, अब मैं डैमेजेस दे लेता हूँ, नो, दैट इज प्रोहिबिटेड। तो अब आप डैमेजेस भी नहीं ले सकते। इसको भी गाइस पढ़ लेना कि कब हम डैमेजेस देना ज्यादा मुनासिब समझते हैं इंजंक्शन की रेमेडी देने से। नाउ अब चलते हैं इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। इंजंक्शन को हम कब रिफ्यूज करते हैं? कैन नॉट बी ग्रांटेड to restrain any person from prosecuting a judicial proceeding pending at the institution of the suit in which the injunction is sought unless the restraint is necessary to prevent the multiplicity of proceeding। हम किसी पार्टी को रोक नहीं सकते कि आप लॉ का प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट नहीं करो। तो इफ यू वांट टू स्टार्ट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि आप सपोज करो कि एक कोई सूट हो रखा है, आप एक पैरेलल प्रोसीडिंग चलाना चाहते हो, वैसे तो रोक नहीं है, बट अगर ये नेसेसरी होगा मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के कि ना हो, तो वहां पे ऐसा टाइप ऑफ इंजंक्शन आ भी सकता है। So I'm so sorry, to restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a court not subordinate to that from which injunction is sued। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सुपीरियर कोर्ट एक सबॉर्डिनेट कोर्ट को ये ऑर्डर दे सकती है कि प्रोसीडिंग्स को इंस्टीट्यूट ना किया जाए, सूट को इंस्टीट्यूट ना किया जाए, प्रोसिक्यूट ना हो। तो ये सुपीरियर से ऑर्डर आ सकता है सबॉर्डिनेट को, बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता। बट अल्टीमेटली एम शुड बी टू प्रिवेंट द प्रोसीडिंग्स। तो जनरल रूल इंजंक्शन विल बी डिनाइड, रिफ्यूज्ड, but yes if it is for the if it is to prevent the multiplicity of proceedings फिर आप दे भी सकते हो। सो गाइस यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एंटी सूट इंजंक्शंस। तो क्या होते हैं एंटी सूट इंजंक्शंस? तो एंटी सूट इंजंक्शंस रेफर्स टू कोर्ट ऑर्डर्स जो प्रोहिबिट कर देते हैं डिफेंडेंट को कि आप इनिशिएट नहीं करो, कंटिन्यू नहीं करो किसी पैरेलल प्रोसीडिंग को। तो ये किसी पर्सन को डायरेक्ट करते हैं कि आप साइमल्टेनियसली दो प्रोसीडिंग को नहीं चलाओ, बिकॉज दैट इज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। तो such orders may be passed to direct defendants to terminate any litigation which they have started, direct them not to initiate any other litigation or both। तो दोनों ही केसेस हो सकते हैं, कंटिन्यू करने को मना कर रहे हो या इंस्टीट्यूट ही होने को मना कर रहे हो, तो बोथ कैन बी द पॉसिबिलिटी। ये दोनों ही केसेस के नेम आप लिख सकते हो, लेकिन जिस केस में प्रिंसिपल्स दिए गए वो केस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज मोदी एंटरटेनमेंट नेटवर्क वर्सेस WSG क्रिकेट लिमिटेड 2003। तो ये काफी इंपॉर्टेंट केस था बिकॉज इसमें प्रिंसिपल्स दिए गए व्हेन टू इशू एंटी सूट इंजंक्शंस। गाइस कब इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसको समझते हैं। अब क्या होता है कभी कभी आजकल आपको पता है कि वर्ड कितना मतलब इट हैज बिकम वन कम्युनिटी ना हो। तो अगर सपोज करो कि कोई कंपनी एक देश की है, कोई कंपनी एक देश की है, या फिर सपोज करो कि कोई दो पार्टीज हैं ए बी, अगर हम कंपनीज का एग्जांपल ना भी लें, तो वो क्या करती हैं कोई न्यूट्रल फोरम को चूज कर लेती हैं, किसी फॉरेन जुरिस्डिक्शन को चूज कर लेती हैं कि हमारा अगर डिस्प्यूट होगा तो वी आर चूजिंग द फॉरेन जुरिस्डिक्शन और हम वहां पे प्रोसीडिंग्स करेंगे अपनी। सो गाइस ऐसे केसेस में सपोज करो एक पार्टी ने इंडियन कोर्ट में अप्लाई कर दिया और इंडियन कोर्ट में केस करने के बाद वो एक इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, दैट इज एंटी सूट इंजंक्शन, जिससे आप दूसरी पार्टी को ये डायरेक्शन दिलवाना चाहते हो कि आप फॉरेन कोर्ट वाली जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप कर दो। तो ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। तो उसी रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स कुछ लेट डाउन किए गए। पहला, जो डिफेंडेंट है अगेंस्ट होम इंजंक्शन इज सॉट, ही इज अमीनेबल टू द पर्सनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। कि जो डिफेंडेंट पर्सन है
डिफेंडेंट पर्सन जिसके अगेंस्ट आप इंजंक्शन लेना चाह रहे हो, दैट पर्सन ही शुड कम अंडर द पर्सनल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट जहां से आप इंजंक्शन ले रहे हो। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर एंड्स ऑफ जस्टिस रिक्वायर करती हैं तो आप दे सकते हो ऐसा ऑर्डर। फिर दूसरा कि द प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी ऑफ जुडिशरी, दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड, बिकॉज अब आप देखो वैसे तो जो इंजंक्शन की रेमेडी होती है इट इज अगेंस्ट अ पर्सन, बट अगर आप ऐसे केस में इंजंक्शन दोगे तो ये दूसरी कोर्ट का भी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा ना आपको कि आप दूसरी कोर्ट में प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, तो वहां पे थोड़ा क्लैश आ जाता है। सो दैट इज वाई प्रिंसिपल ऑफ कॉमिटी इट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। दूसरा, अगर दूसरी कोर्ट में फॉरम कन्वीनियंस के प्रिंसिपल को देखते हुए आपको लग रहा है कि प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना, पैरेलल लिटिगेशन को कंटिन्यू करना बहुत ही ऑपरेसिव और विक्षेशियस होगा, और ये क्या होगा, फॉरम नॉन कन्वीनियंस होगा। फॉरम कन्वीनियंस का मतलब होता है कि एक ऐसे फोरम को चूज करना जहां पर विटनेस को प्रेजेंट करना इज वेरी इजी, एविडेंस को कलेक्ट करना इज वेरी इजी, पार्टीज को अपीयर कराना इज वेरी इजी, तो जहां पर प्रैक्टिकल आपको अच्छे से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, यू कैन से। फिर थर्ड में आप देख सकते हो कि सपोज वेयर जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट इज इन्वॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ जुरिस्डिक्शन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, एंटी सूट इंजंक्शन देने से पहले देखना पड़ता है व्हाट इज द ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड कि आप देना चाहते हो इंजंक्शन या नहीं। अगर सपोज करो गाइस किसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कॉन्ट्रैक्ट डाल रखा है आपने। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज का मतलब होता है कि आप यहीं पर ही अपना प्रोसीडिंग फाइल करोगे और किसी और कोर्ट में नहीं करोगे, तो वहां पे जनरल रूल है कि कोर्ट ये अवॉइड करे कि आप एंटी सूट इंजंक्शंस नहीं दो। बट अगर कुछ गुड और सफिशिएंट रीजंस होते हैं टू प्रिवेंट इनजस्टिस, उन केसेस में आप क्या कर सकते हो, एंटी सूट इंजंक्शंस फिर भी ग्रांट कर सकते हो। सिमिलरली गाइस ये थोड़े से ना प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये बेटर होगा कि आप इसको थोड़ा सा उसी के साथ एसोसिएट करके पढ़ें, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। हाउएवर मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया है, सो आई एम नॉट द प्रॉपर फैकल्टी जो मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स बता पाऊँ कि एक्सक्लूसिव नॉन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस, तो इसके लिए आप कोई और यूट्यूब का वीडियो रेफर कर सकते हैं। सो मैं खुद से ही बोलना चाहूँगी कि ये बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सो दैट इज वाई आई एम अवॉइडिंग इट। इसको आप थोड़ा सा आप इसके लिए आप थोड़ा सा और देख सकते हैं वीडियो, तो बट येस फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको ऐड कर दिया है। सो जो पार्टी ये एजर्शन लेती है कि दूसरी कोर्ट में ये बहुत ऑपरेसिव हो जाएगा प्रोसीडिंग्स को चलाना, इसलिए हमें एंटी सूट इंजंक्शन दे दो, सो दैट इज वाई बर्डन, सो इन दैट केस बर्डन भी उसी पार्टी पे होता है कि आप प्रूव करो हाउ इट विल बी ऑपरेसिव। इन दो पॉइंट्स के लिए आप प्लीज रेफर कर सकते हैं बुक्स को। कंटिन्यू फर्दर, to restrain any person from applying to any legislative body, तो अगर आप लेजिस्लेटिव बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो, किसी म्यूनिसिपल बॉडी के पास अप्लाई कर सकते हो, तो वहां पे हम आपको रिफ्यूज इंजंक्शन जो है वो ग्रांट नहीं किया जाता। टू रिस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन अ क्रिमिनल मैटर, टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन, ये आपका राइट है, यहाँ पे भी इंजंक्शन इज नॉट ग्रांटेड। To prevent the breach of a contract, the performance of which would not be specifically enforced। देखो अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक तरफ से आप कह रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती, तो वहां पे ये कह रहे हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से बचने के लिए आप मैंडेटरी इंजंक्शन दिलवाना चाहते हैं, तो दैट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड। To prevent on the ground of nuisance an act of which it is not reasonably clear that it will be nuisance, कि अब आप कह रहे हो कि आप ऐसे इंजंक्शन लेना चाहते हो टू स्टॉप द न्यूसेंस, बट ये रीजनेबली क्लियर नहीं है कि क्या ये न्यूसेंस है भी। आप इसे किया टिमेट एक्शन इससे भी कर सकते हो कि आप कह रहे हो देयर इज अ डेंजर, बट ये क्लियर नहीं है कि इट विल बी अ न्यूसेंस और नॉट, सो ऐसे केसेस में भी जनरली इट इज नॉट given।
टू प्रिवेंट द कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज एक्वायर्ड, जहाँ पे आपने कंसेंट ही कर दिया गाइस, वहां पे तो मतलब ही नहीं उठता. When equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust. इसको समझ लेते हैं. इस पे अगर सपोज करो गाइस हमारे पास एक प्रोविजन है बाइगमी का 494 आईपीसी. अब क्या होता है यहाँ पे, H है W है, H ही इज गोइंग टू मैरी W1. W चाहती है क्या, W चाहती है कि मुझे इंजंक्शन मिल जाए H के अगेंस्ट कि वो W1 से शादी नहीं करे. बट इसके लिए क्या हमारे पास आईपीसी में रेमेडी नहीं है? आंसर इज यस. तो हम यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे कर सकते हैं अवॉइड ग्रांट ऑफ इंजंक्शन. हम कह सकते हैं कि और रेमेडी है. बट ऐसे कुछ हाई कोर्ट के केसेस रहे हैं जहां फॉर अ टाइम बीइंग, मतलब आप बोल सकते हो कि 1 मंथ 2 मंथ के लिए ऐसा इंजंक्शन 1-2 मंथ के लिए सिर्फ ग्रांट किया गया है. परपेचुअल तो गाइस कर ही नहीं सकते, बट 1-2 मंथ के लिए ऐसा टेम्परेरी काइंड ऑफ इंजंक्शन दिया गया है सो दैट पार्टीज के बीच में क्या हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए. बट परपेचुअल इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड. If it would impede or delay the progress or completion of a work that is infrastructure project, ये गाइस 2018 में हुआ था. बिकॉज अगर आप इंजंक्शंस ही करते रहोगे, प्ली लेते रहोगे, इंजंक्शन लो, तो ये इम्पीड करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, जो कि कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही एक बड़ी रिक्वायरमेंट है. When the conduct of the plaintiff or his agent has been such so as to disentitle him to the assistance of the court. तो guys ये इक्विटी का प्रिंसिपल है. The one who comes to the court, that person he should come to the court with clean hands. तो अगर आप इक्विटी सीख कर रहे हो, द पर्सन ही मस्ट ऑल्सो डू इक्विटी, तभी तो आप इक्विटी को सीख कर सकते हो. सो यहाँ पे ये बेसिस है इस पॉइंट का. when the plaintiff has no personal interest in the matter, stranger to the suit, because equity is in persona. So वहां पर भी हो सकता है. So lastly, injunction to perform negative agreement. इसको समझते हैं गाइस एग्जाम्पल की हेल्प से. सपोज करो कि एक टीचिंग अग्रीमेंट है. हमने एक टीचिंग अग्रीमेंट किया कि आप इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाओगे और कहीं नहीं पढ़ाओगे. तो गाइस क्या इस पहले वाले को कि आप यहाँ पे टीच करोगे और नॉट इन अनदर इंस्टीट्यूट, तो क्या हम इसमें से किस पार्ट को एनफोर्स कर सकते हैं? तो गाइस हम यहाँ पे फर्स्ट वाले को तो नहीं कर सकते, बिकॉज इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनल स्किल ऑफ द पार्टी. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करा जा सकता है एनफोर्स. लेकिन क्या हम ऐसा प्रोहिबिटरी इंजंक्शन दे सकते हैं कि आप कहीं और भी नहीं पढ़ाओगे? सो दिस पार्ट इट कैन बी एनफोर्स्ड, इसको एनफोर्स कराया जा सकता है. तो सेक्शन 42 डील्स विद इंजंक्शंस टू परफॉर्म नेगेटिव अग्रीमेंट्स. तो आई होप आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, तो इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे. आई होप आपको ये समझ आया होगा. अब चलते हैं केसेस पे, केस लॉज रिगार्डिंग परमानेंट इंजंक्शन. सो यहाँ पे क्या होता है कि एक HUF में उसके करता है फादर. अब ही वॉन्ट्स टू एलिनिएट अ प्रॉपर्टी. वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, एलिनिएट करना चाहते हैं. अब सन चाहता है कि परमानेंट इंजंक्शन इशू हो जाए. तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि नो, लीगल नेसेसिटी के केस में कर्ता की तो ये पावर ही होती है कि आप क्या करो, आप लीगल नेसेसिटी के केस में प्रॉपर्टी को बेच दो. इसलिए हम परमानेंट इंजंक्शन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर दिया परमानेंट इंजंक्शन दिया तो वैसे भी इक्विटी एफिकेशियस रेमेडी भी अवेलेबल है. क्या कि आप बाद में इस ग्राउंड पे जो सेल हो चुकी है उसको सेटिसाइड कर सकते हो कि ये फ्रॉडुलेंट है, लेकिन पहले नहीं कर सकते. दिस इज द लॉ विद रिस्पेक्ट टू द HUF प्रॉपर्टीज.
आई होप आपको समझ आया होगा। तो सन ने जो इंजंक्शन मांगा था कि कर्ता अपनी प्रॉपर्टी को एलिनिएट नहीं करे, ही शुड बी एंजॉइंड फ्रॉम एलिनिएटिंग द प्रॉपर्टी, तो कोर्ट ने इंजंक्शन ग्रांट नहीं दिया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप बाद में प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, सेल को क्या कर सकते हो, सेट असाइड करवा सकते हो। अब इसको देख लेते हैं। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, एन इंजंक्शन वाज sought for to restrain the defendant from presenting a winding up petition under the Companies Act. फिर कोर्ट ने क्या किया? It dismissed the petition as it was not competent to grant a relief, a temporary injunction restraining the person from instituting a proceeding in a court not subordinate to it. तो कोर्ट क्या होनी चाहिए गाइस? कोर्ट होनी चाहिए सबॉर्डिनेट, तभी आप एंटी सूट इंजंक्शन को क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। सो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर। आई नो थोड़ा सा वीडियो लेंथी चला गया, बट टॉपिक ही इतना वास्ट है कि हमें इसे 3 वीडियोस में कवर करना पड़ा। सो गाइज, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।